नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की कहानी चोरी सुनेंगे। बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पुलाव का बिछोना, वह नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर आ रही है। चमरौधो जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के जूतों से भी नहीं होती। गर्म पनुए रस में जो मजा था वह अब गुलाब की शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरे में जो रस था वह अब अंगूर और खीरमोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर वह अब स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। मुझसे 2 साल जेठ थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटी खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेने लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना ही गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़ी सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नाचने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्योरियाँ गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियाँ छाट रहे हैं। उन कामों में इतना आनंद था, माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है कि उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक रही है, उतनी ही हरी जितनी तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बूढ़ी त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मरता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से भी उनकी खूब बड़ाई करते थे। यो कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले ना समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते। कभी शेर आधा शेर फलियां तोड़ ली, तो कभी 10-5 पाँव ऊख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बेलें ले ली। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और भी उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडोलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को तो याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगी पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों ही के सिर पर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर दिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफ़ेद चीज मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपये पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन भेजा था। उसी के रुपये जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को ना जाने क्यों कर पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक ना था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थी वे अभी तक याद है। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करती थी। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है।
लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनत तो थे नहीं, चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलदर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यो उनसे ज्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में ना था। चाचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर ना रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता। और तो और चाची भी उनके क्रोध का सामना करते डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को ना जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह विभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हम में शांति से विचार करने की क्षमता ही ना थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेने भी ना लिए, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुशी खुशी मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी कोई शायद इतना आनंद ना होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बांधते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले, इसलिए रुपयों को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने शेर में बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा शेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसा भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसों के अमरूद लिए, सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह में देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपये दे दिए। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम ना था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता? न कमरे में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। इन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाए, शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम दोनों मकतब पहुँचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। यह कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था। पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर ही पैसे मिलते थे। अब की बार इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्भ नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम है कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। मजे से रबड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दे। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, लेकिन मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेले देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएगा 1 पैसा भी खर्च न करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी? ये रास्ता भूल गए। आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था।
अकेले मेले देखने में भी जी न लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रबड़ियाँ खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं हो, मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़की खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कह मारा और बोला, बच्चा घर जाओ। तो कैसे मार पड़ती है, तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए। अजी ऐसे तान कर घूंसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव भी पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी से मन्नत मांगी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सिमरन किया, क्योंकि अपने हलके में डी ही इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ी आती थी, मालूम होता था आसमान फट कर गिरा ही चलता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैर में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर कब मिनट लगाती हुई सीधे मेरे घर में पिताजी बैठे थे। और संध्या के समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बचने वाली और कड़वी होती है, यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी ना जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक घूंट ही में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते थे और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी आवाज से कहा, कहीं तो नहीं, अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपये चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकलते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपये चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा। मैंने मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरे हिकमत काम कर गई, तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमी ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया था।
चाची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निश्चिंत होकर कहा, हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल। की ऐसी आदत नहीं, पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझे को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं वही तालाब के किनारे तो। हलधर, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चाची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपये कमा कर लाता, चार जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू भी झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई, तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। बाहर निकली। हम दोनों साथ साथ बाहर आई और अपनी अपनी बीती सुनाई। और ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।